ठीक है, लिख लिया बेटा? अच्छा, लिख देखिए। चलो आज के क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर उनके बाद वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपने तैयार किए हैं। वो 2 क्वेश्चन फिर हम डिस्कस करेंगे जो आपने तैयार किए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया या न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का वारंट, अरेस्ट वारंट है ना, कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है ना, अरेस्ट वारंट कब तक अस्तित्व या एग्जिस्टेंस में रहता है? कब तक अस्तित्व में रहता है? कब तक अस्तित्व में रहता है? तो कब तक एग्जिस्टेंस में रहता है? जब तक एजुकेशन न कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, रद्द वो कोर्ट करेगा जिसने जारी किया। भाई, रद्द किसके द्वारा किया जाता है? उस कोर्ट के द्वारा जिसने उसे जारी किया है, उसके द्वारा। लिख लीजिए कि गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के पश्चात अस्तित्व में रहता है डैश, अस्तित्व में रहता है डैश, पहला फर्स्ट, जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता, एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता तब तक अस्तित्व में रहता है। पहला तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, और दूसरा जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है वारंट जारी किया है, वो क्या नहीं कर देता? कैंसिल या रद्द नहीं कर देता। सेक्शन 72 सीआरपीसी। ध्यान रखना, प्रैक्टिकली इस धारा का बड़ा यूज होता है। प्रैक्टिकली सेक्शन 72 का यूज बहुत होता है। उसका रीजन क्या होता है? क्या होता है समझना। उसका रीजन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, कुछ 72 के यूज का रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स व्यक्ति है, और एक्स व्यक्ति अक्यूज है, और इसे कोर्ट में आना है, और मान लीजिए इसको आना है 12/2/25 को। ठीक, अब ये 12/2/25 को नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा? उसकी जो बेल है उसको जंप कर दे। बेल जंप कौन से सेक्शन में होती है? 446 ए में होती है, 446 ए में होती है। यानी उसके जो पहले के बेल बैंड होते हैं जो दिए हुए होते हैं, क्योंकि कंडीशन का वोलेशन कर दिया, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? फोरफिटेड हो जाते हैं या संप्रत हो जाते हैं। आगे बात, पहली बात क्लियर। फिर अब आगे बुलाएगा तो उसकी गारंटी तो खत्म हो गई, तो अब सम्मन थोड़ी इशू करेगा, अब तो वारंट इशू करेगा, तो उसका वारंट इशू करेगा। ठीक, और वारंट इशू करने के बाद में ये कहता है कि भाई इस आदमी को 25/2/2025 तक कोर्ट में पेश करो। ठीक,
अब 25/2/25 का मतलब ये है कि भाई ये वारंट का, जैसे कल आप पूछ रहे थे कि एग्जीक्यूशन उसी डेट पे गिरफ्तार करके लाते हैं या पहले भी, तो यानी इस डेट से लेकर इस डेट के बीच उसे कभी भी अरेस्ट कर लिया जा सकता है। नहीं, अब मान लीजिए उसे 20 तारीख को अरेस्ट किया गया। कितनी तारीख को? 20 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब कोर्ट में 20 को लेके जाती है कौन? पुलिस। आगे बात समझ। तो कोर्ट में उस दिन तो फाइल नहीं आएगी ना, तो उस दिन कोर्ट क्या करेगा कि उसकी एप्लीकेशन ले लेगा और फाइल कॉल कर देगा। क्या कर देगा? फाइल कॉल कर देगा और उस दिन उसकी एप्लीकेशन ले लेगा और एप्लीकेशन फाइल कॉल कर देगा। और एक दिन की कम से कम उसको जेसी तो जानी पड़ेगी, क्योंकि फाइल दूसरे दिन रिकॉर्ड से आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? अब उसको पता चल गया कि भाई मेरा अरेस्ट वारंट इशू हो रखा है, पुलिस मेरे को कभी भी अरेस्ट कर सकती है, मेरे को कोर्ट तो जाना ही है। तो वो एंटीसिपेटरी थोड़ी होती है बेटा ऐसे में। तो फिर वो अपने वकील से क्या कहेगा कि वकील साहब मैं कोर्ट में सीधा ही उपस्थित हो जाता हूँ, एक काम करना आप सेक्शन 70(2) की एप्लीकेशन लगा देना कैंसिलेशन के लिए, तो वारंट को कैंसिल किया जाए। अब वारंट कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगती है तो वही क्या होता है, फाइल कॉल की जाती है। फाइल कब आती है? उस दिन कोर्ट में फेस कर देता है। आगे बात समझना, तो एक दिन की जेसी से क्या हो जाता है, बच जाता है। इस 70(2) कैंसिलेशन के लिए लगाते हैं कि भैया आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दो। तो 70(2) पे क्वेश्चन बनता है और आपसे पूछा भी जाता है। क्या? फिर वो सेकंड डे की देता है ना बेटा, तो सेकंड डे फाइल भी आ जाती है, अक्यूज को भी कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं कि साहब ये एक्सीडेंट हो गया था इसका, लेकिन इसलिए नहीं आया। फिर जैसे में नहीं जाता, नहीं तो वो फाइल के चक्कर में एक दिन तो जैसे जाएगा नहीं। फिर कहाँ थे हम? सेक्शन 70 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? क्या होगा ट्रांजिट रिमांड? सबको पता है क्या है ट्रांजिट रिमांड। लिखना कैसे है? लिखना कैसे है? नहीं, बात नॉलेज होना, उसको एक्सप्रेस करना कि भाई आगे वाला जब पढ़े तो समझ जाएगा आता है। भाई आप नॉलेज, अब जैसे मान लो गूंगा आदमी है, उसको मीठा खिला के पूछो हाँ भाई कैसा लगा, मजा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो क्या बताए अब बात है वो आपकी कॉपी में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन जब जुडिक्शन से बाहर, जब क्षेत्राधिकार से बाहर, वारंट के अधीन, यानी वारंट के एग्जीक्यूशन में, वारंट के निष्पादन में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है तो वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष
उसे पेश करने, वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उसे पेश करने के लिए वहां के सीजीएम द्वारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त का यात्रा के लिए रिमांड या यात्रा के लिए अभिरक्षा, यात्रा के लिए रिमांड फॉर ट्रांजिट, है ना, को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। अब अगर आपको ये हमारे शब्द के बाद से फिर कर दो सीजीएम द्वारा यात्रा के लिए, है ना, जो अभिरक्षा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिट। अब देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट लिखने में तकलीफ होती है कि भाई कुछ छूट जाता है, तो एक चीज कीजिए कि उसकी कंडीशंस को याद रखो, उस बात की कंडीशंस को याद रखो, और आप कंडीशंस में भी लिख सकते हो पॉइंट वाइज कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आवश्यक है। भाई आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आवश्यक है या ट्रांजिट रिमांड से अभिप्राय है ना। फिर उसके बाद में आपने पहला पॉइंट, जो पहली शर्त थी कि किसी व्यक्ति को वारंट के अधीन वारंट जारी करने वाले न्यायालय से अन्यथा क्षेत्राधिकार में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, पहला। ठीक। दूसरा, उसे कहां पर पेश करना है? जुडिक्शन वाले यानी क्षेत्राधिकार यानी वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष उसे पेश करने है। ठीक है, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, इसके लिए सीजीएम द्वारा यात्रा के लिए जो अभिरक्षा दी जाती है अभियुक्त की, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। तो आप या तो आपने डायरेक्ट उत्तर लिख दिया, अगर डायरेक्ट उत्तर में दिक्कत आती है तो आप क्या करोगे, इनको पॉइंट बना करके लिखो। आप इनको क्या करोगे, पॉइंट बना करके लिखोगे। और अगर ये बात पॉइंटों में आती है तो ज़्यादा और बढ़िया रहता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास में है, आप या तो सीधा लिखो या उसे पॉइंटों में लिखो। पॉइंटों में लिखोगे तो फायदा ये होता है कि उसको सीधा चेक करने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड की पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त अगर पूरी हो रही है तो इसे ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। क्या सर? ना बेटा, इससे कोई प्रयोग वो नहीं बेटे, यही बात तो हमने वो कह रहे हैं, बस लाइनों की संख्या ही तो ज्यादा दिख रही है, उसके अलावा हमारे वर्ड चेंज हुए हैं क्या? वर्ड्स तो वही है ना बेटा, है ना। और आप 20% तक तो एक्सीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड लिमिट को 20% तक तो एक्सीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बात प्रॉपरली आपकी आ जानी चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, क्या पुलिस अधिकारी या प्रॉब्लम बेस में लिख लो, इसको थोड़ा प्रॉब्लम बना करके लिखिए कि न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी एक्स या पुलिस अधिकारी है ना, पुलिस ऑफिसर एक्स के नाम से एक्स को अभियुक्त ए का अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूशन करने के लिए दिया गया। न्यायालय द्वारा पुलिस ऑफिसर एक्स को अभियुक्त ए का एग्जीक्यूशन अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूशन करने के लिए दिए गए, निष्पादन करने के लिए दिए गए।
और एक्स ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी वाई को एक्स वाई को वारंट एग्जीक्यूशन के लिए एंडोर्स कर दिया, वारंट एग्जीक्यूशन के लिए एंडोर्स कर दिया। ठीक है, और वाई द्वारा वारंट के एग्जीक्यूशन में ए को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किया जाता है। क्या यह अरेस्ट विधि मान्य है? क्या अरेस्ट विधि मान्य है? क्या गिरफ्तारी लीगल है? आगे बात समझ कि भाई ये प्रोसीजर क्या है, लीगल है, तो उत्तर क्या दोगे? क्या उत्तर दोगे कि क्या यह गिरफ्तारी विधिक है? है? वर्ड लिमिट तो इतनी होगी, 20 वर्ड का होगा। तो देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में जो भी उसका उत्तर है हाँ या ना का, अब आपसे केवल क्वेश्चन ये पूछा है कि ये क्या प्रोसीजर जो अरेस्ट विधि मान्य है, तो अब पहला उत्तर तो आपको इसी को देना पड़ेगा कि भाई हाँ। आंसर में क्या लिखोगे? यस, हाँ है। तो फिर आप लिखोगे कि पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी को यदि वारंट निष्पादन के लिए दिया जाता है, निष्पादन के लिए दिया जाता है, तो वह, अब अन्य अधिकारी लिख दो अब तो, या वह अन्य अधिकारी को निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, निष्पादन के लिए क्या कर सकता है? पुष्टांकन कर सकता है। धारा 74 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 19। ठीक है, पहले क्या था कि जो कानून थे संविधान पहले से, वो अंग्रेज बनाते थे। वो बनते कहाँ से थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कहाँ बना? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सीपीसी कहाँ बनी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आईपीसी कहाँ बनी? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, है ना। टीपी कहाँ बना? आगे बात समझो, पार्टनरशिप एक्ट कहाँ बना? अब तो इंग्लैंड वाले क्या थे कि कहाँ के लिए हम कानून बना रहे थे ये लिखना पड़ता था। भाई वो इंग्लैंड के लिए कानून नहीं बना रहे, किसके लिए बना रहे थे वो? भाई उसके तो कभी उपनिवेश थे, कोई एक ही थोड़ी था।
तो इसलिए लिखते थे कि हम ये कानून किसके लिए बना रहे थे, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड क्या लिख देते थे, इंडियन। उसके लिए क्या वर्ड यूज लिख देते थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन ईचमेंट एक्ट, जो भी था ना, उसके आगे क्या लिख देते थे, इंडियन वर्ड। क्यों, आइडेंटिफिकेशन हो जाए। लेकिन जब हम भारत में स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो फिर वो कानून भारत से क्या लेना देना, वो तो हमारे लैंड ऑफ द लॉ हो गया कि नहीं, कि हम भारत के लिए कानून थोड़ी बना रहे हैं संसद। वो तो अपने आप ही 245 में दे रखी है कि संसद पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी। इसलिए फिर उसके बाद की जो कानून बनना शुरू हुआ, उसमें फिर भारतीय वर्ड हट गया। आगे बात समझे, इंडियन वर्ड। जैसे आप ये देखो, पोस्को एक्ट है क्या, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, लिखा हुआ है भारतीय, है ना। उसके बाद का कोई भी कानून, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो कहीं पर ये लिखा हुआ है कि भारतीय, लेकिन फिर भी मोदी जी ने भारतीय लिख दिया। सारों में, नए एक्टों में, सभी में क्या कर दिया, भारतीय। पहले भारतीय लिखने का रीजन समझ में आ गया कि भाई हर एक्ट के आगे इंडियन वर्ड क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि बना कौन रहा था और किसके लिए बना रहा था, उसका नाम तो लिखना जरूरी है। कि भाई आप सभी के लिए मान लो इस क्लास में कोई रूल बने, तब तो वो एक जनरल रूल हो गया, उसमें तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। और मान लो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कोई बनाया जाए, कि मान लो विक्रम के लिए कोई नियम बनाया गया है, तो फिर वो लिखे ना कि विक्रम के लिए अधिनियम बनाया गया या नियम बनाया गया। आगे बात, तो इसलिए उनके आगे इंडियन वर्ड, ठीक। इसलिए सीआरपीसी कब की है, 97 के, तो सीआरपीसी के आगे इंडियन वर्ड लिखना जरूरी था क्या, आगे बात। तो इसलिए इंडियन वर्ड इसके आगे नहीं। फिर नेक्स्ट लिखिए कि अधिकारिता, 50 वर्ड में लिखना कि वारंट डायरेक्ट टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुडिक्शन, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को विनिर्दिष्ट वारंट के निष्पादन की प्रक्रिया, एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, अब ये कहाँ दे रखे हैं भाई, वारंट के बाहर पुलिस अधिकारी को एग्जीक्यूशन के लिए अगर कोई वो दिया गया है ना, और उसका उत्तर कितने वर्ड में लिखना है आपको, 15 वर्ड्स में लिखना है ना। आपको कहाँ लिखना है, 50 वर्ड्स में उत्तर लिखना है। तो 50 वर्ड्स में कैसे उत्तर लिखोगे, है तो 79 को आपको 50 वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। अब आप ये देखो कि जब भी आप ये देखो कि जो सेक्शंस हैं उसकी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। तो सबसे पहला, अब अगर आप पॉइंट्स में लेते हो, तो पहला पॉइंट आपके जो क्वेश्चन में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि अगर किसी न्यायालय ने अधिकारिता से बाहर वारंट जारी, सॉरी वारंट निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया है, तो पहला, फिर डैश करोगे, पहला पॉइंट कि जिस क्षेत्र या जिस क्षेत्राधिकार में उसका क्या करना है,
निष्पादन किया जाना है, पुलिस अधिकारी वारंट को लेकर कहाँ जाएगा? पुलिस एसएचओ के पास, पुलिस थाने के महाशासक अधिकारी के पास या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जाएगा। पहली बात फर्स्ट, किसके पास? एसएचओ या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाएगा। फर्स्ट, कौन से एसएचओ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को? जिसकी स्थानीय क्षेत्र में वारंट का एग्जीक्यूशन करना। ठीक। दूसरा कि भाई जिसको लिया गया है, क्या जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसएचओ को वारंट दिया गया है वह उसे एंडोर्स करेगा और निष्पादन में पुलिस ऑफिसर की सहायता करेगा। आगे बात। ठीक है, पुलिस ऑफिसर की निष्पादन में क्या करेगा? सहायता करेगा। और तीसरा, यदि संभव ना हो एंडोर्स कराना, अगर पुष्टांकन में समय लगने की संभावना हो तो पुलिस अधिकारी स्वयं भी उसे अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट की इंफॉर्मेशन कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एसएचओ को, जिसकी स्थानीय क्षेत्र में एग्जीक्यूशन किया गया, उसको देगा। आगे। तो ये तीनों कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। तो लिख लीजिए कि पहला आंसर कि स्थानीय क्षेत्र के बाहर पुलिस अधिकारी को वारंट निष्पादन करने के लिए दिया गया है, निष्पादन करने के लिए दिया गया है, तो डैश उसे, पहला पॉइंट, उसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी एसएचओ के पास, पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी जिसकी सीमाओं में, जिसकी स्थानीय अधिकारिता या जिसकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं में वारंट का एग्जीक्यूशन करना है, वारंट का निष्पादन करना है। दूसरा, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, सेकंड, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी क्या करेगा? वारंट को पुष्टांकन करेगा, पुष्टांकन करेगा तथा पुलिस अधिकारी को वारंट एग्जीक्यूशन, निष्पादन के लिए ऑथराइज, प्राधिकृत करेगा। भाई अपने क्षेत्र में करेगा ना, कि भाई मेरे क्षेत्र में आप वारंट का एग्जीक्यूशन कर लो, है ना। प्राधिकृत करेगा, ऑथराइज करेगा और सहायता करेगा। और सहायता करेगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? यदि मजिस्ट्रेट या कार्यपालक, सॉरी, मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी से पुष्टांकन करवाने में समय, पुष्टांकन कराने में विलंब होने से, विलंब है ना, डिले होने से वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता, तो पुष्टांकन के बिना निष्पादन कर सकता है। और सूचना
स्थानीय पुलिस थानाधिकारी एसएचओ को देगा और इसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय पुलिस या थानाधिकारी को देगा। रेफरेंस में सेक्शन 79, रेफरेंस में सेक्शन 79 दंड प्रक्रिया संहिता 1973। क्या इतना चल जाएगा बेटा, 10-20% एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन आपको बात तो पूरी लिखनी पड़ेगी। आप बातों को काट नहीं सकते। अब 50 वर्ड का है तो 70 वर्ड तक, 65-60 वर्ड तक कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक छल के अपराध में, क्वेश्चन लिखो, एक चीटिंग के ऑफेंस में चीटिंग के ऑफेंस में एक्स व्यक्ति को पुलिस ने एफआईआर के बिना, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के 30 दिन बाद अरेस्ट किया। 30 दिन बाद अरेस्ट किया। किसके? 13 डेज के बाद क्या किया? अरेस्ट किया। के बाद अरेस्ट किया। और पुलिस अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 व धारा 41 सीआरपीसी के निर्देशों की कंप्लायंस नहीं की अनुपालना नहीं की। 41 सीआरपीसी के निर्देश, डायरेक्शंस की कंप्लायंस या अनुपालना नहीं की गई। ठीक है। अक्यूज को क्या अधिकार होगा? ध्यान रखना, यहां दो चीजें, लोभ किसकी है? अगर आपसे ये पूछे कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के केस में डायरेक्शन दिया है कि अगर नहीं है तो हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जा सकती। लेकिन हमने ये पूछा कि यहाँ अभियुक्त को क्या अधिकार होगा, है ना? तो अभियुक्त को क्या अधिकार प्राप्त होगा? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल। आगे बात समझ लिख लीजिए कि आंसर, यदि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 7 वर्ष या उससे कम के कारावास से दंडनीय मामले में कारावास से दंडनीय मामलों में अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार
और दूसरा कौन सा? सेक्शन 41A सीआरपीसी का अनुपालना नहीं की तो अभियुक्त क्या होगा? बेल का हकदार होगा, जमानत का हकदार होगा। केस का नाम लिखिए सीबीआई वर्सेज सत्येंद्र कुमार अंतिल, सत्येंद्र कुमार अंतिल 2022 सुप्रीम कोर्ट। रेफरेंस में ये केस लिख देना, रेफरेंस में ये केस लिख देना, सत्येंद्र कुमार अंतिल फिर उसके बाद लिखिए नेक्स्ट कि धारा 54 सीआरपीसी 54 सीआरपीसी सेक्शन 54 सीआरपीसी धारा 54 सीआरपीसी प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है कि अरेस्ट के पश्चात, अरेस्ट के पश्चात यानी गिरफ्तारी के पश्चात पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी। पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाएगी, परंतु पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त की मेडिकल एग्जामिनेशन कराए बिना, अभियुक्त की मेडिकल एग्जामिनेशन कराए बिना उसे कोर्ट में पेश कर दिया। पेश कर दिया अपराध, पेश कर दिया पुलिस अधिकारी ने क्या अपराध किया, या फिर ये लिख दीजिए क्या पुलिस अधिकारी का कोई आपराधिक दायित्व है, क्या पुलिस अधिकारी का कोई आपराधिक दायित्व है। हाँ हाँ सर ये जो आपने अभी अनिश कुमार वाला मतलब प्रश्न डाला 41A पढ़ा आपने, हाँ हाँ ये कैपिटल हाँ 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 जैसे मुझे लगा 41A किसी कंडीशन से तो नहीं नहीं कैपिटल डालूंगी 41A है ना, बड़ा, हाँ जो कैपिटल सूचना भी डालूंगी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर एक बात और पूछ रही थी जो ट्रैफिक डिमांड है है उसमें हम सेक्शन कौन सा लगाएंगे 81 सेक्शन 81 बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल सही पूछा कि ट्रांजिट रिमांड को के लिए सेक्शन कौन सा लगाएंगे रेफरेंस में, तो सेक्शन 81 सीआरपीसी। एक से क्या उत्तर होगा? उत्तर लिखिए आंसर, आंसर के अभियुक्त के द्वारा धारा 166 एक
कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 166A भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का अपराध किया कि लोक सेवक रिपीट कर दीजिए एक बार मैंने चीज। कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 166A 166A आईपीसी का अपराध की सेक्शन 166A आईपीसी भारतीय दंड संहिता से दंडनीय अपराध पनिशेबल ऑफेंस किया, फिर कोमा लगा करके लिखी कि लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग ए डायरेक्शन ऑफ लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी टू एनी पर्सन, विधि के निर्देश की क्या करता है, अवज्ञा करता है। कि लोक सेवक जो किसी व्यक्ति जो विधि के अधीन निर्देश की क्या करता है, अवज्ञा करता है, विधि के डायरेक्शन का क्या करता है, डिसओबे करता है, वो कौन सा अपराध करता है, 166A का। पिछले एडीजे का मेंस का जो क्वेश्चन था उसका पहला क्वेश्चन इसी सेक्शन पे था, बस ये था फर्क कि भाई जो पोस्को एक्ट है उसमें प्रावधान किया गया है कि भाई जब पुलिस अधिकारी क्या होगा, किसी व्यक्ति बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है तो वो वर्दी में नहीं होगा, और अगर पुलिस अधिकारी ने वर्दी में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया तो उसका क्या आपराधिक दायित्व। तो ध्यान रखना जहां पर भी प्रोसीजर में कुछ ऑर्डर डिस फॉलो करने के लिए कहा गया, जैसे मान लो नोटिस नहीं दिया, यशोरी नोटिस क्या, जैसे मान लो घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सेक्शन 50A की कंप्लायंस नहीं हुई, तो भी 166 का अपराध। ठीक, फिर कुछ मामले हैं जैसे सेक्सुअल संबंधित है, एसिड अटैक के मामले हैं, इनमें अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी तो 166A का अपराध हो। बाकी अपराधों में एफआईआर दर्ज नहीं की तो 166 का अपराध होगा। लेकिन सेक्सुअल ऑफेंस है या एसिड अटैक के अपराध है, उनमें अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आपको पता है एक वहां पर वो हुआ था, अलवर में एक कांड हुआ था, एक बच्ची महिला और जा रही थी, उसके साथ में सामूहिक रेप किया गया था, थाना गाजी के नाम से बड़ा फेमस भी हुआ था कि उसके है ना रेप केस के नाम से। उस केस में पहले वो बच्ची और पति उसके थानाधिकारी के पास में गए, थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, डिप्टी के पास गए तो डिप्टी ने भी मना कर दिया। दोनों के अगेंस्ट 166A में केस दर्ज है और उसके अलवर में प्रोसीडिंग चल रही है। आगे बात समझ कि दोनों के खिलाफ 166A का केस दर्ज है और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है। फिर उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा था कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो आपने क्वेश्चन भेजे, अच्छे थे, ठीक है, आपके जो उत्तर थे करीब करीब सभी ने पूरी बात लिखने की कोशिश की है ना, उत्तर ठीक थे। अब लिख लीजिए कि भाई आपको ये 200 वर्ड में समेटना है। भाई आपको कितना करना है, 200 वर्ड में क्या करना है, समेटना है। तो क्या लिखोगे आप, लिख लीजिए उत्तर कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकता है। तो लिखिए सेक्शन 41, सॉरी उत्तर लिखिए कि पुलिस अधिकारी वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है
डैश पहला कि जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में या प्रेजेंस में संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है, कोग्निजेबल ऑफेंस कारित किया जाता है। दूसरा, सेकंड कि 7 वर्ष और 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय मामलों में एफआईआर या अन्य सूचना प्राप्त होने पर कारण लिखते हुए पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। अब यहां आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपसे केवल ये पूछा है कि कब अरेस्ट कर सकता है। तो अब आपको ये नहीं करना कि ये कारण लिखेगा और वो कारण लिखेगा, आपको इसको स्पेसिफाइड करने की जरूरत नहीं। बस आपने इतना लिख दिया है क्या कि 7 साल और 7 साल से कम के मामले हैं तो उसमें अरेस्ट करने के कारण लिखते हुए क्या कर सकता है? अरेस्ट करेगा। बस अब कारण कुरणों की डिटेल आपको नहीं देनी है। अगर वो कारणों की डिटेल दोगी तो 200 वर्ड तो आपके यहीं पूरे हो जाएंगे, है ना। तीसरा, 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामलों में परिवाद प्राप्त होने पर या एफआईआर दर्ज होने पर, लिख दो कि एफआईआर दर्ज होने पर और पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, और अभियुक्त और पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि अभियुक्त ने क्या किया है? अपराध किया है। आपको पता है कि ललिता कुमारी के केस में सबका है कि केवल संज्ञेय अपराध के एफआईआर होने से अरेस्ट नहीं होगा, उसको प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन से ये विश्वास भी हो कि अक्यूज ने क्या किया है? अपराध किया है। तो दोनों शर्तें पूरी होंगी तभी, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा? जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो उद्घोषित अपराधी है, यानी जो उद्घोषित अपराधी है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। फिर चौथा, जिसके पास चुराई हुई संपत्ति या संदिग्ध वस्तु, डाउटफुल, चुराई हुई संपत्ति या संदिग्ध वस्तु प्राप्त होती है। जो संघ की सेना है ना, सशस्त्र सेना का क्या है? अभित्याजक है या भगोड़ा है? जब पुलिस अधिकारी पुलिस जो पुलिस अधिकारी को जब वह अपनी ड्यूटी कर्तव्य पालन कर रहा है बाधा पहुंचाता है
या निकलबागा सिद्धों से। या निकलबागा यानी कन्विक्शन के बाद में क्या हो गया है, अबस्कॉन्ड हो गया, फरार हो गया। निकलबागा सिद्धों से। फिर नेक्स्ट क्या आएगा कि उसने भारत के बाहर कोई अपराध किया है, जिसने भारत के बाहर कोई अपराध किया है और भारत में प्रत्यर्पण संधि या अन्य कारण से, प्रत्यर्पण संधि या अन्य कारण से गिरफ्तारी का हकदार है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा, 356(5) है ना, कि धारा 356(5) सीधा ही लिख दो, धारा 356(5) की शर्तों का वोलेशन करता है, उल्लंघन करता है। या उसके अरेस्ट के लिए तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा मौखिक या लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इसके रेफरेंस में सेक्शन 41 डाल देना, 41 सीआरपीसी, सेक्शन 41 सीआरपीसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कौन सा हो गया ये पॉइंट है, 10। 11वां पॉइंट लिखो कि जब पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई व्यक्ति की उपस्थिति में कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध करता है पकड़ा जाता है, असंज्ञेय अपराध कारित करता है और वह पुलिस अधिकारी को अपना सही नाम पता नहीं बताता, सही नाम पता नहीं बताता या बताने से इनकार करता है। ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, इसके रेफरेंस में सेक्शन 42 दे दो, रेफरेंस में सेक्शन 42, इसके रेफरेंस में आप सेक्शन 42 सीआरपीसी दे दो, 1973। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या लिखोगे कि सेक्शन 109 और 110 सीआरपीसी के अधीन। नेक्स्ट 11वां, सेक्शन 110 और सेक्शन 109 और सेक्शन 110 सीआरपीसी के अधीन। फिर नेक्स्ट कि
किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक होने पर, किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक होने पर के लिए रोकने के लिए आवश्यक होने पर, सेक्शन रेफरेंस में दे दो, कब? सेक्शन 151 सीआरपीसी, सेक्शन 151 सीआरपीसी। इन परिस्थितियों में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ये वो परिस्थितियां हैं सीआरपीसी में जिसमें पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है? वारंट के बिना अरेस्ट कर सकता है। देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे आपका मन कर रहा है कि भाई आज तो मूवी देख करके आते, अब आप चले गए मूवी देखने रात को। पहले तो रात को 9 से 12 का ही शो होता था, आजकल तो कई सिनेमा हॉल 12 बजे शुरू करते हैं, सारी रात ही पिक्चर चलती है, 3-3 4-4 बजे तक। अब आप रात को गए 12 बजे शो देखने, 2:30 बजे वहां से निकले, ठीक, रास्ते में बाइक लेके लहराते हुए आ रहे हो, पुलिस की गाड़ी मिल गई आपको, पुलिस वाले ने रोका, वो कहा भाई रुको, आप रुके, आपसे पूछा हाँ भाई साहब, तो आपने कहा कि कहाँ गए थे? तो मूवी देख करके आया था। तो मूवी का टिकट नहीं, तो मूवी का टिकट तो आप फेंके नहीं। फिर वो कहा ठीक है भाई, ये जो गाड़ी है इसके कागज है क्या आपके पास? तो आपने कहा कि नहीं, कागज तो नहीं है। वो कहा कहाँ है? वो कहा घर पे है। नहीं, अब गाड़ी भी अंकित से मांग के लेके गए थे। वो पूछता है किसके नाम है गाड़ी? वो कहता अंकित के नाम है। फिर वो चेक करता है, वो कहा नहीं, अंकित के नाम तो नहीं। फिर वो कहता है कि चलो आप कौन? वो कहा मैं फलाना सिंह, अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय। वो कहा चलो आपकी आईडी दिखाओ। वो का आईडी तो नहीं है। तो हम कैसे माने कि आप अधिवक्ता फलाना सिंह हो? तो आप कहते हो कि नहीं मैं, वो कहा बात करा दो भाई किसी से। वो कहा फोन तो लाया ही नहीं। वो कहा हमारे फोन से करा दो वकील साहब, अब नंबर आपको किसी का याद नहीं, रखते ही नहीं। रखते हैं क्या किसी का नंबर याद? और किसी का गलती से याद रख लिया, वो फोन स्विच ऑफ करके सो रहा है। अब रात को 2 बजे आप पीसीआर वालों को इस पोजीशन में मिले हो, तो पीसीआर वाला कहेंगे ठीक है भाई साहब आप जाओ, ये कहेंगे क्या? तो पीसीआर वाले क्या करेंगे? वो कहा ठीक है आज आप हमारे गेस्ट हो, नहीं बैठ जाओ हमारे पीसीआर में, नहीं, और बाइक आज हमारे कांस्टेबल चलाएगा, नहीं। तो जो बाइक है उसको सेक्शन 102 सीआरपीसी के अंतर्गत क्या किया जाता है? सीज किया जाता है। कि जो भी डाउटफुल चीज है उसको किस में चीज किया जाता है? ठीक, अब ये चीज कंफर्म तो नहीं हुई कि चोरी की। भाई अगर मान लो इस प्रकार की कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती थाने में कि भाई ये बाइक चोरी हो गई, या इन्फॉर्मेशन होती, तब तो पुलिस अधिकारी इनको अरेस्ट करके एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेता कि नहीं कर लेता? लेकिन ये चीज तो कंफर्म नहीं हुई ना, हो सकता है कागजी तो नहीं है, ये तो नहीं प्रूफ हुआ कि भाई वो बाइक है वो चुराई हुई बाइक है। चुराई हुई बाइक तो कब होती? जब इस बात की इंफॉर्मेशन होती कि भाई ये नंबर की बाइक चोरी हो चुकी है, तो ये तो है ही कि नहीं कि चुराई हुई है। अब ऐसी कंडीशन में पुलिस वाला इनको भी अरेस्ट करेगा,
और इनका अरेस्ट मेमो तैयार करता है सेक्शन 109 में। डाउटफुल पर्सन का अरेस्ट कौन से सेक्शन में होता है? 109। आई तो दूसरे दिन फिर उसको एसडीएम के यहाँ पेश करते हैं। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, 151 सीआरपीसी में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं ना, उसका बेल बॉन्ड नहीं भरवाते। ठीक है, 151 में अरेस्ट करने के बाद बेल बॉन्ड नहीं भरते। लेकिन 109 वाला जो व्यक्ति अरेस्ट होता है उसका प्रोसीडिंग के दौरान तो 116 का, जब तक उसकी जांच चल रही है तब तक तो 116 का, उसके बाद में 117 में भरवाया जाता है। अरे बात, तो ये 109 और 116 में आपने क्या किया है? अरेस्ट। इसी प्रकार जो व्यक्ति डाउटफुल पर्सन होते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, उनको कहाँ अरेस्ट किया जाता है? सेक्शन 110। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कि 7 साल सात वर्ष या उससे कम कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया अनुसरण करेगा? पुलिस अधिकारी क्या प्रक्रिया अनुसरण करेगा? फिर लिखिए, उत्तर लिखिए, आंसर। कि जहां पुलिस अधिकारी को परिवाद किया गया है, परिवाद कंप्लेंट की गई है, परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी है, या विश्वसनीय जानकारी है, क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन, कि किसी व्यक्ति ने कारावास कारावास जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का हो सकता है, कम से का हो सकता है, से दंडनीय अपराध अपराध किया है। दंडनीय अपराध जुर्माने सहित या रहित, आगे चाहे तो लिख नहीं सकते हो, जुर्माने सहित या रहित किया है, तो यहां पुलिस अधिकारी का विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यहां पुलिस अधिकारी का डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधिकार है। डैश करके पहला लिखिए, विवेकाधिकार है कि वह अभियुक्त को गिरफ्तार न करके कारण लिखते हुए
सेक्शन 41A सीआरपीसी की कंप्लाइंस में, अनुपालना में छोड़ सकता है, छोड़ सकता है। और दूसरा, परंतु यदि पुलिस अधिकारी को परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, और निम्नलिखित कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है। निम्नलिखित कारणों से अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है, डैश करके पहला लिखे कि ऐसे व्यक्ति को अन्य अपराध करने से रोकने के लिए, दूसरा, अपराध को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अपराध का समुचित अनुसंधान के लिए, तीसरा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने यानी टेम्पर्ड करने से रोकने के लिए, छेड़छाड़ करने, टेम्पर्ड करने या गायब करने से रोकने के लिए। ऐसे व्यक्ति, या फिर सीधा लिख दो कि अपराध से परिचित व्यक्ति को धमकी, उत्प्रेरणा या वचन से निवारित करने से रोकने के लिए, धमकी, उत्प्रेरणा और वचन से अभियुक्त द्वारा रोकने या निवारित करने से रोकने के लिए, तीसरा, नेक्स्ट, कि अपराधी की कोर्ट में प्रेजेंस यानी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अपराधी की कोर्ट में प्रेजेंस यानी सुनिश्चित करने के लिए तथा अन्य कारण से, जैसे चुराई हुई संपत्ति की रिकवरी आदि, जैसे अन्य किसी कारण से, जैसे चुराई हुई संपत्ति की रिकवरी करने के आदि के उद्देश्य से क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। कर सकता है ना, उक्त कारणों को लिखता है ना, कारण से गिरफ्तार कर सकता है ना, तथा गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक, तथा गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक।
अब दोनों चीजें होगी। पहली चीजें क्या होगी, प्रोविजन आपने लिख दिया कि क्या जरूरी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम कहां पर, केस लो पर। तो केस लो पर लिखिए अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, पहला कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय मामलों में, 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम से कारावास से दंडनीय मामलों में पुलिस अधिकारी आवश्यक होने पर ही अक्यूज को गिरफ्तार करेगा। दूसरा कि यदि पुलिस अधिकारी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तारी के कारण या चेकलिस्ट, गिरफ्तारी के कारण या चेकलिस्ट का तैयार करना अनिवार्य है। चेकलिस्ट या का तैयार किया जाना अनिवार्य है। तीसरा कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के 2 सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारी अक्यूज को धारा 41A सीआरपीसी का नोटिस, अभियुक्त को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस देना अनिवार्य है। इसके पश्चात केवल एसपी की अनुमति से ही नोटिस दिया जा सकता है। इस अवधि के पश्चात केवल एसपी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक की अनुमति से ही नोटिस दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट लिखिए कि अगर पुलिस अधिकारी द्वारा उक्त निर्देशों की कंप्लायंस नहीं की जाती तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध कंटेम्प्ट की कार्रवाई, न्यायालय अवमान की कार्रवाई की जा सकती है। उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। 2 वीक के भीतर, विद इन 2 वीक, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कौन सा, सीबीआई वर्सेस सत्येंद्र कुमार अंतर। नेक्स्ट केस कौन सा आ गया, सीबीआई वर्सेस सत्येंद्र कुमार अंतिल 2022। ठीक है, अगर नहीं की जाती तो इसके मामले में उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि यदि अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, अर्नेस्ट कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 वह धारा 41A सीआरपीसी के निर्देशों की पुलिस अधिकारी द्वारा अनुपालना यानी कंप्लायंस नहीं की गई
तो अभियुक्त जमानत का हकदार होगा, अभियुक्त जमानत का क्या होगा, हकदार होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चोरी के मामले में अभियुक्त, हाँ ये 41 और 41 है, उधर लिख लेना बेटा, प्रोविजन की ओर, केस के ऊपर है, फर्नेस कुमार के ऊपर, सेक्शन 40 और 41A सीआरपीसी, ये बिल्कुल सही है रेफरेंस में। नेक्स्ट लिखिए, एक चोरी के मामले में पुलिस अधिकारी एक्स ने अभियुक्त वाई को गिरफ्तार किया, और अभियुक्त वाई पुलिस अभिरक्षा से निकल भागा, पुलिस कस्टडी से निकल भागा। क्या पुलिस अधिकारी अभियुक्त को रोकने के लिए उस पर गोली चला सकता है? क्या पुलिस अधिकारी अभियुक्त को रोकने के लिए उस पर गोली चला सकता है? रोक सकता है? नहीं, लिख लीजिए उत्तर नहीं, क्योंकि पुलिस अधिकारी केवल मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय मामलों में ही अभियुक्त को निकल भागने से रोकने के लिए, निकल भागने से रोकने के लिए क्या गोली चला सकता है, गोली चला सकता है। सेक्शन का रेफरेंस दे देना, सेक्शन 46(3) सीआरपीसी 1973। फिर नेक्स्ट लिखिए, कि प्राइवेट व्यक्ति कब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? प्राइवेट व्यक्ति कब किसी को व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है? 20 वर्ड। क्या लिखो?
तो शुरुआत कैसे करोगे स्टार्टिंग? बिल्कुल सही, लिख लीजिए कि प्राइवेट व्यक्ति वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। प्राइवेट व्यक्ति किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। डैश करके पहला, जब उसकी उपस्थिति में संज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, संज्ञेय और अजमानती अपराध किया जा रहा हो, और दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और सेकंड उद्घोषित अपराधी। उद्घोषित अपराध, अब ध्यान रखना यहाँ 20 वर्ड में पूछा है तो प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई वो उसे अरेस्ट करेगा, करवाएगा, पुलिस अधिकारी को देगा, पुलिस अधिकारी नहीं है तो थाने में ले जा करके देगा, थाने वाला चेक करेगा क्या मैं अरेस्ट कर सकता हूँ क्या, तब तो कर सकता है तो अरेस्ट करेगा, अदरवाइज नाम पता पूछेगा, रिकॉर्डिंग, ये सारी बातें बात की। केवल आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या अरेस्ट कर सकता है, तो आपको क्या करना है, केवल अरेस्ट। नेक्स्ट लिखिए, और सेक्शन 43 का रेफरेंस दे देना नीचे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपको दो जगह काम आएगा, एक तो सीआरपीसी में भी काम आएगा और दूसरा जो हिंदी का निबंध लिखोगे वहां पर भी आपको काम आएगा। तो आप लिख लीजिए कि सीआरपीसी में गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार उपलब्ध हैं। सीआरपीसी में गिरफ्तार व्यक्ति को क्या अधिकार उपलब्ध हैं, एक्सप्लेन इट, चर्चा कीजिए। सीआरपीसी में अभियुक्त व्यक्ति को, अक्यूज पर्सन को क्या राइट उपलब्ध हैं, इन पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप लिख करके मेरे को भेजो, ठीक है, फिर हम एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। कल हमारी क्लास नहीं होगी, संडे को मैं आपको प्लानर भेज दूंगा कि हम आगे किस हिसाब से तो कोर्स करेंगे और फिर किस हिसाब से हमारे जो टेस्ट सीरीज हैं उनके पेपर होंगे। भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो भी टेस्ट सीरीज का पेपर हो उससे पहले हमारे वो चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। और जैसे आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हमारी क्लास का टाइमिंग 7 बजे से करेंगे, जिससे 1 घंटा हम सीआरपीसी, 2 घंटा सीआरपीसी जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू, हमारे मेजर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए और हमारे माइनर का भी कोई तनाव उत्पन्न नहीं हो कि यार माइनर नहीं हो रहे, क्योंकि सर माइनर कब कराएंगे। तो मेजर और माइनर हम साथ साथ करेंगे। रिजल्ट आने के बाद में फिर ये प्लानिंग करते हैं और उसी को टारगेट रखते हुए मैं संडे तक आपको क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, है ना। और ये आज डेमो के आखिरी क्लास थी, जिन्होंने भी लिया, बाकी मैं फॉर्म भेज दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। नेक्स्ट क्लास उसी की होगी जिसका रजिस्ट्रेशन हो।